हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने बीटीएससी एएनएम ने जो नई भर्ती आने वाली है परमानेंट 8,938 पदों पर, उसकी तैयारी हम लोग शुरू किए थे, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट हेल्थ प्रमोशन पढ़ रहे थे। तो उसके क्रम में आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 3, जो कि है न्यूट्रिशन असेसमेंट, यानी कि पोषण मूल्यांकन। बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है इस टॉपिक से, बहुत अच्छा टॉपिक भी है। चलिए तो हम लोग देखेंगे टॉप 40 वीवीआई एमसीक्यू। उससे पहले कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग शॉर्ट्स नोट्स रिकॉल करेंगे। तो आइए चलिए देखेंगे हम लोग शॉर्ट्स नोट्स रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन असेसमेंट क्या होती है, तो उसका परिचय देखेंगे। तो पोषण मूल्यांकन क्या होता है। न्यूट्रिशन असेसमेंट का मतलब होता है पोषण मूल्यांकन। ये होता है व्यक्ति या समूह की पोषण की स्थिति का आकलन करना। ये उसका मुख्य उद्देश्य होता है, उसका आकलन करना, यानी कुपोषण की पहचान करना, जोखिम वाले बच्चे की पहचान करना, या व्यक्ति या समूह भी हो सकता है, सही पोषण हस्तक्षेप की योजना करना, यानी योजना बनाना भी। आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन असेसमेंट के 4 मुख्य घटक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग रट लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ABCD मेथड। न्यूट्रिशन असेसमेंट के 4 मुख्य घटक क्या होते हैं। ABCD मेथड। ABCD मेथड क्या होता है, तो ए फॉर होता है एंथ्रोपोमेट्रिक, बी मतलब बायोकेमिकल, सी मतलब क्लिनिकल, डी मतलब डाइटरी। याद रखेंगे। आइए बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग। ए फॉर एंथ्रोपोमेट्रिक यानी मानवमितीय, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होती है, इसमें शरीर के शारीरिक आयामों यानी बॉडी डायमेंशन को मापा जाता है, जैसे आपकी ऊंचाई हो गया, आपका वजन हो गया, और आपका बॉडी मास इंडेक्स हो गया। बॉडी मास इंडेक्स किसे बोलते हैं, BMI। ये कैसे निकाला जाता है, तो ये होता है आपका वेट, आपके वेट को डिवाइड किया जाता है आपके हाइट के स्क्वायर से, यानी वेट डिवाइड बाई हाइट का स्क्वायर। आगे देखेंगे वीडियो में कैसे निकाला जाता है, आपको निकाल के बताएंगे भी। चलिए तो देखते हैं, यदि मेरा BMI बॉडी मास इंडेक्स अगर 18.5 से कम है तो आप क्या है, अंडर वेट में हैं। अगर 18.5 से 22.9 यानी 23 के आसपास है तो नॉर्मल माना जाता है, और 23 से जितना अधिक बढ़ेगा उसे ओवरवेट माना जाएगा। यानी कि आप सेकंड देखेंगे, इसी का है MUA, यानी मिडिल अपर आर्म सरकमफ्रेंस। हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं मध्य या ऊपरी बाह की परिधि। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये प्रयोग करते हैं हम लोग 6 से लेकर 59 माह के बच्चों में प्रयोग करते हैं। ये इसका प्रयोग से हम लोग क्या नापते हैं, यदि ये 11.5 सेंटीमीटर से कम है तो हम उसे बोलते हैं ये सर्व एक्यूट मल न्यूट्रिशन है। याद रखेंगे, इसे बोलते हैं तीव्र कुपोषण, ये बोलते हैं। अगर 12.5 सेंटीमीटर के आसपास है तो क्या है, नॉर्मल। MUAC का माप बताया गया है, अगर ये 12.5 सेंटीमीटर है तो नॉर्मल है, 11.5 से कम है तो क्या है, सर्व एक्यूट मल न्यूट्रिशन है, यानी कि तीव्र कुपोषण है। आगे की बात करते हैं, बी से देखेंगे हम लोग बायोकेमिकल यानी जैव रासायनिक। इसका प्रयोग क्यों होता है, किस लिए होता है। इसमें प्रयोगशाला लैब परीक्षणों के माध्यम से रक्त और मूत्र के नमूने का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें हम लोग देखेंगे हीमोग्लोबिन। दूसरा है सीरम एल्बुमिन, ये होता है प्रोटीन के स्तर की जांच करते हैं सीरम एल्बुमिन में। हीमोग्लोबिन तो पता है कि एनीमिया की जांच करते हैं, खून की कमी होती है। अगला देखेंगे लिपिड प्रोफाइल, इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल स्तर की जांच होता है। याद रखेंगे, कोलेस्ट्रॉल की जांच होता है लिपिड प्रोफाइल में, और सीरम एल्बुमिन से होता है प्रोटीन स्तर की जांच होता है। और नेक्स्ट है विटामिन और खनिज का स्तर, इसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी। अगला देखेंगे सी से क्लिनिकल, सी से देखेंगे क्लिनिकल, डी से डाइटरी। ABCD मेथड में C फॉर क्लिनिकल, यानी कि इसमें हम लोग बात करते हैं, इसमें शरीर के शारीरिक लक्षणों यानी फिजिकल साइन के माध्यम से कुपोषण की पहचान की जाती है, जैसे बालों की स्थिति, रूप या पतले बाल, त्वचा और आंखें, सूखी त्वचा या आंखें जिसमें बिटोटस और स्पॉट विटामिन A की कमी से होती है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन भी करेंगे एक ठो।
नेक्स्ट है सूजन, जिसे हम लोग बोलते हैं इडीमा। और प्रोटीन की कमी से क्या होता है, कावासिकोर। मसूड़ों और जीभ में मसूड़ों से खून आना विटामिन सी की कमी से होता है। अब ABCD मेथड में D4 देखेंगे डायरेक्टरी, ये है आहार संबंधी, याद रखेंगे आहार संबंधी। इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, इसमें व्यक्ति के भोजन के सेवन के तरीकों का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे 24 आवर आहार स्मरण, जिसे बोलते हैं 24 आवर डाइटरी रिकॉल। पिछले 24 घंटे में खाए गए जो भी आप खाते हैं उसे आप याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार है FFQ है, यानी फूड फ्रीक्वेंसी है, खाद्य अप्रति प्रश्नावली, यह जानने में कि भोजन कितनी बार सप्ताह में लेना चाहिए, कौन भोजन रोजाना लेना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आहार हिस्ट्री, जिसे बोलते हैं डायरेक्टरी हिस्ट्री, खान पान की आदतों का वितरण या विवरण। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया कंसेप्ट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन करेंगे 40 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल हार्ड होते जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे और अपना मिलान करेंगे आप कितने सही कर पाएँ 40 से। और लास्ट में वीडियो के जो अंत में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपका 40 में कितना सही हुआ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, पोषण मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हम अभी तो पढ़े हैं पोषण मूल्यांकन, न्यूट्रिशन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है पोषण की स्थिति का आकलन करना। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सेकंड नंबर है ABCD में ए का अर्थ क्या है। अभी हम लोग देखे थे ABCD, उसमें क्या होता है ए का अर्थ, टी होता है एंथ्रोपोमेट्रिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए उसी के बारे में है, ये जो हम लोग पढ़े थे कंसेप्ट, वही कंसेप्ट यहाँ पे है, देख लेंगे एक बार ध्यान से। एंथ्रोपोमेट्रिक है, इसमें क्या होता है, शरीर के माप लिए जाते हैं। बायोकेमिकल है, जिसमें हीमोग्लोबिन का परीक्षण होता है। क्लिनिकल है, जिसमें आँखों और बालों का स्थिति। डाइटरी मतलब वही खान पान से रिलेटेड है। ये तो हम लोग कर लिए कंसेप्ट में। क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा एंथ्रोपोमेट्रिक माप नहीं है। देखिए एंथ्रोपोमेट्रिक माप नहीं है तो इसमें हम लोग वजन नापते हैं, वह सही है। लंबाई नापते हैं, हाँ होता है। और MUS यानी मिडिल अपर आर्म सरकमफ्रेंस भी देखते हैं, हाँ सही है। तो क्या नहीं देखते हैं, तो हीमोग्लोबिन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पूछा गया है नहीं है, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगले पढ़ते हैं, BMI की गणना करने का सही सूत्र क्या है, यानी बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। तो आइए आप लोगों को ध्यान से बता देते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी कराएंगे आपको। तो ये होता है शरीर का वेट, यानी वजन कितना होगा उसको डिवाइड करेंगे हाइट के स्क्वायर को, यानी हाइट जितना शरीर का उसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो याद रखेंगे, तो वेट को डिवाइड करेंगे हाइट के स्क्वायर से, यहाँ पे दिया है स्क्वायर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। मान लीजिए कि मेरा वजन कितना है, 60 kg का है। अगर हम 60 kg का है तो 60 kg ऊपर लिखेंगे, और मेरा कितना ऊंचाई दिया है, हाइट दिया है 1.5 मीटर। तो 1.5 इंटू 1.5 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखिए 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2.25, डिवाइड करने में कितना आया 26.7 आया। तो ऐसे हम लोग अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें देखते हैं, 8 नंबर है, यदि बॉडी मास इंडेक्स अगर 18.5 से कम है तो क्या होगा। देखिए 18.5 से कम होता है उसे हम लोग बोलते हैं अंडर वेट, और 18.5 से 24.9 तक इसमें होता है सामान्य, ठीक। और 25 से लेकर 29 तक क्या होता है ओवर वेट। और इससे मान लीजिए कि 25 से जितना भी अधिक जो है वो सब क्या हो जाएगा ओवर वेट। तो मेरा पीछे कितना आया था 26.7 आया था, तो मेरा वजन कितना हो गया बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार ओवर वेट हम आएंगे, क्योंकि नॉर्मल रेंज क्या होता है 18.5 से लेके 25 के आसपास, यानी 24.9 तक। इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, MUAC का प्रयोग मुख्यतः किस आयु वर्ग में होता है, यानी मिडिल अपर आर्म सरकमफ्रेंस का प्रयोग मुख्यतः किस आयु वर्ग में होता है। तो हम लोग थ्योरी में भी पढ़े थे कि 5 से लेकर 59 माह तक। सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर, यदि
मिडिल अपर आर्म सरकमफ्रेंस MUAC 11.5 सेंटीमीटर से कम है, 11.5 सेंटीमीटर से कम है, तो उसका क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ होता है SAM, यानी कि सर्व एक्यूट मल न्यूट्रिशन, जिसे हम लोग बोलते हैं गंभीर तीव्र कुपोषण। याद रखेंगे, गंभीर तीव्र कुपोषण कब? जब अब मेरे हाथ का मिडिल अपर आर्म सरकमफ्रेंस क्या हो, 11.5 से भी कम हो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर। हीमोग्लोबिन की जांच किस असेसमेंट में आती है? यानी बताना है हीमोग्लोबिन की जांच किस असेसमेंट में आती है। तो ये डायट्री तो होगा नहीं, एंथ्रोपोमेट्रिक तो होगा नहीं, बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो बायोकेमिकल हम लोग क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं और मूत्र की जांच करते हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी नहीं होगा, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है 9 नंबर। अभी हम पढ़े थे पीछे, बिटोट स्पॉट्स किस विधि से पहचाने जाते हैं? देखिए वहीं बिटोट स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये होता है विटामिन ए की कमी से, यानी विटामिन ए की डिफिशियंसी के कारण होता है। तो बताना है किस विधि से पहचाने जाते हैं। 4 विधि दिया गया है आपको, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लिनिकल विधि से पहचाना जाता है। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, 24 आवर रिकॉल किसका उदाहरण है? तो अभी तो हम देखे थे भोजन वाला में कि 24 आवर में हम लोग क्या क्या खाएं उसको रिकॉल करते हैं, तो वो हो जाएगा डाइट्री में, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, सॉरी 11 नंबर मिस हो गया है, 12 नंबर देखेंगे प्रश्न। किसी व्यक्ति की वसा रहित द्रव्यमान मापने के लिए क्या उपयोगी है? वसा रहित द्रव्यमान मापने के लिए क्या उपयोगी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमर की परिधि। याद रखेंगे, कमर की परिधि नापते हैं किसमें? वसा रहित द्रव्यमान के लिए। अगला प्रश्न है 13 नंबर। पोषण मूल्यांकन में SDA का अर्थ क्या है? यानी कि न्यूट्रिशन असेसमेंट में SDA का अर्थ पूछा गया है। ये होता है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। याद रखिएगा, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 14 नंबर। किस उम्र तक बच्चों की लंबाई को लिटाकर मापा जाता है? यानी जिसे हम लोग बोलते हैं रिकम्बेंट लेंथ, यानी बच्चों को लिटाकर नापा जाता है किस साल तक? ती होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 साल के बच्चों को, 2 साल तक। अगला प्रश्न है 50 नंबर। मिड डे मील का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? चलिए, मिड डे मील का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? ये होता है डाइटरी इनटेक, आहार का सेवन पे किया जाता है। याद रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि मिड डे मील कब शुरू किया गया था? सन बताना है, किस सन में शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि मिड डे मील कब लागू किया गया था। तो आप लोग इसमें कमेंट में बताएंगे कौन सन में मिड डे मील चालू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर। फूड फ्रीक्वेंसी मेथड किसके लिए प्रयोग होता है? देखिए, फूड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज़ कितनी बार होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बार बार खाने जाने वाले भोजन को, यानी पदार्थ को, जो भी हो भोजन या पदार्थ। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर। पोषण मूल्यांकन में डी का अर्थ क्या है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। पोषण मूल्यांकन में हम लोग ABCD मेथड पढ़े थे, ABCD मेथड। तो पूछा गया है डी का अर्थ क्या है। देखिए, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो गलत कर देंगे। डी फॉर डिजीज मार देगा कोई डायग्नोसिस, कोई डेवलपमेंट। सबसे अधिक कोई अगर नहीं पढ़ा है तो क्या आंसर देगा? या तो डेवलपमेंट देखा या तो डिजीज देगा। पर आप पढ़ लिए हैं तो आप क्या आंसर देंगे? डाइट्री, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर। BMI का प्रयोग मुख्यतः किस में होता है? बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग मुख्यतः किस में होता है? ये तो होता है ना, गर्भवती में होगा नहीं, शिशु में होगा नहीं, नवजात में तो होगा नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? वयस्क यानी एडल्ट में होती है। अगला प्रश्न 19 नंबर। स्टंटिंग का संबंध किससे है? स्टंटिंग का संबंध किससे है? तो स्टंटिंग का संबंध होता है हाइट फॉर एज। याद रखेंगे,
वेट से नहीं होगा, ये क्या होता है, हाइट फॉर एज से होगा। अगला प्रश्न 20 नंबर, वेस्टिंग किसे दर्शाता है? ये होता है एक्यूट मल न्यूट्रिशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब धीरे धीरे प्रश्न थोड़ा सा लेवल बढ़ते जाएगा और लास्ट में हम लोग केस बेस्ड प्रश्न देखेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए, इसीलिए केस बेस्ड प्रश्न करने से आपका जो कंसेप्ट होता है उस पर पकड़ आपकी ज़्यादा हो जाती है, मजबूत हो जाती है। 2 से 4 क्वेश्चन हर वीडियो में हम लोग केस बेस्ड करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट का भी रिकॉल किया जा सके। देखिए 21 नंबर है, न्यूट्रिशन असेसमेंट का उपयोग नहीं होता है। उपयोग नहीं होता है, किस में नहीं होता है बताना है। देखिए न्यूट्रिशन असेसमेंट का उपयोग किस में नहीं होगा, तो हाई रिस्क पहचान में हो तो होगा, काउंसलिंग में तो होगा, प्रोग्राम प्लानिंग में इसमें भी होगा। किस में नहीं होगा, तो सर्जरी में नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर, हेड सरकमफ्रेंस किस में महत्वपूर्ण है? जो हेड है बच्चों का उसका सरकमफ्रेंस नापते हैं, परिधि नापते हैं, वो किस में महत्वपूर्ण है? तो ये तो हो जाएगा शिशु, क्योंकि यहाँ पर क्या देखें फिगर भी दिखाया हुआ शिशु का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिशु। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर प्रश्न है, डाइटरी असेसमेंट में कौन सा मेथड सबसे सरल है? डाइटरी असेसमेंट में कौन सा मेथड सबसे सरल है, सबसे आसान है? देखिए सबसे आसान क्या है, 24 आवर को रिकॉल करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24। ग्रोथ मॉनिटरिंग से आप क्या समझते हैं? ग्रोथ मॉनिटरिंग से आप क्या समझते हैं? जिसका सही जवाब हो जाएगा पोषण प्रवृत्ति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 25 नंबर, एएनएम द्वारा सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? एएनएम के द्वारा पूछा गया है सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि। तो एएनएम सीटी स्कैन करती है, नहीं करती है। एक्सरे करती है, नहीं करती है। एएनएम जांच करती है, ब्लड जांच थोड़ी करती है। तो वो क्या करती है, लंबाई चौड़ाई यही नापती है, यानी एंथ्रोपोमेट्रिक। बहुत अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 26 नंबर है, वेट फॉर हाइट कम होने का अर्थ है? वेट फॉर हाइट कम होने का अर्थ है, तभी तो हम देखे थे, इसे बोलते हैं वेस्टिंग। याद रखेंगे, वेट फॉर हाइट को वेस्टिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, डाइटरी हिस्ट्री मेथड क्या बताता है? ये आसान प्रश्न है। तो ये बताता है कि लंबे समय की आदत, आप क्या खा रहे हैं लंबे समय से, उसकी आदत बताता है। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर, बीएमआई का एसआई यूनिट क्या है? अच्छा प्रश्न है, बॉडी मास इंडेक्स का एसआई यूनिट। आइए हम आपको बताते हैं कैसे निकलता है। देखिए तो बॉडी मास बीएमआई का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे निकालने का, तो ये होता है वेट बटा हाइट का स्क्वायर। ध्यान देंगे, वेट बटा हाइट का स्क्वायर करेंगे तो वेट का क्या होता है केजी यूनिट, हाइट का क्या हो जाएगा मीटर, तो मीटर इंटू मीटर क्या होगा मीटर स्क्वायर, यानी केजी पर मीटर स्क्वायर। याद रखेंगे, तो केजी पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि वेट का होता है केजी या हाइट का होगा मीटर, तो हाइट स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। चलिए उम्मीद करते समझ गए। 29, न्यूट्रिशन असेसमेंट में सबसे सस्ता तरीका कौन सा है? सबसे सस्ता तरीका, आसान तरीका कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि एमआरआई में पैसा लगेगा, सस्ता तरीका है नहीं, एक्सरे भी नहीं है, बायोकेमिकल भी नहीं है। सबसे अच्छा और सस्ता तरीका क्या है? एंथ्रोपोमेट्रिक, जिसमें लंबाई चौड़ाई नापते रहते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, गर्भावस्था के दौरान सामान्य वजन बढ़ना यानी वेट गेन कितना होना चाहिए? वेट गेन कितना होना चाहिए? अच्छा यहाँ पर नहीं बोला गया है तो केवल सिंगल बेबी के लिए याद रखेंगे, डबल जुड़वा बच्चों के लिए नहीं। जब जुड़वा बच्चा क्या एक्सेप्शन कैसे, जब दिया जाएगा जुड़वा बच्चा तब आप बताएंगे, तभी बताएंगे सिंगल बेबी के लिए। तो ये होता है 10 से 12 केजी। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सिंगल की डबल नहीं, जब क्वेश्चन में डबल नहीं दिया गया है, ट्विंस नहीं दिया गया है, तो किसकी बात करेंगे हम लोग? वंस की, सिंगल की बात करेंगे। अब देखते हैं कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन है जो ध्यान से आप लोग करेंगे। देखिए 31 है, 61 लिखा गया लेकिन 31 है, याद रखेंगे। मामला क्या है, देखिए ध्यान से पढ़ेंगे।
एक एएनएम गांव के दौरे पर है। एक एएनएम गांव के दौरे पर है। वह 2 साल के बच्चों को देखती है जिसकी लंबाई उसकी उम्र के हिसाब से बहुत कम है, और लेकिन उसका वजन उसकी वर्तमान लंबाई के हिसाब से ठीक है। ये बच्चा किस स्थिति से ग्रसित है बताइए। वर्तमान की लंबाई से ठीक है, लेकिन 2 साल के बच्चों को देखती है तो उसकी लंबाई उसकी उम्र के हिसाब से बहुत कम है। तो क्या हो जाएगा? तो ये होता है, इसके बोलते हैं ठीगनापन, इसे बोलते हैं स्टंटिंग, ठीगनापन। इसको बोलते हैं हाइट फॉर एज, कम होना, स्टंटिंग कहलाता है, जो लंबे समय से चल रहे कुपोषण के दुष्प्रभाव के कारण होता है, कुपोषण की वजह से। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 32 होगा ये बोला एक गर्भवती महिला का वजन 45 केजी है और लंबाई 150 सेंटीमीटर है। उसका बीएमआई लगभग 20 है। एएनएम को उसके पोषण के बारे में क्या सलाह देनी चाहिए? सबसे पहले देखेंगे उसका बीएमआई कितना है, तो 20 दिया है बीएमआई। तो बीएमआई 20 है तो उसके बारे में क्या सलाह देंगे उसके पोषण के बारे में? देखिए बीएमआई 20 है तो क्या बताए थे, 20 है तो क्या है, नॉर्मल रेंज में है, यानी 20 से लेके 24 तक क्या होता है, नॉर्मल रेंज। ठीक, तो नॉर्मल रेंज में है तो इसे बस यही कहेंगे कि जो खा रहे हैं वही खाइए, यानी उसका पोषण स्तर सामान्य है, उसे संतुलित आहार जारी रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 33 है एक आंगनबाड़ी केंद्र में 4 साल के बच्चों का मिडिल अपर आर्म सरकमफ्रेंस 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। साकरी टेप पर यह किस रंग के क्षेत्र में आएगा? जिस टेप से नापते हैं उसमें किस रंग के क्षेत्र में आएगा? तो 12 क्या है अब बताएंगे। सबसे पहले तो 12 देखिए, 12 किस रेंज में है, तो ये होता है, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये होता है येलो कलर आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखेंगे 34 नंबर। एक किशोर छात्र के मसूड़ों में खून आ रहा है और घाव भरने में देरी हो रही है। देखिए मसूड़ों से ब्लड भी आ रहा है, उसके घाव भरने में देरी हो रही है। क्लिनिकल असेसमेंट के दौरान आप किस पोषक तत्व की कमी का संदेह करेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए तो मसूड़ों से खून आना या घाव नहीं भरना ये विटामिन सी की कमी से होती है। देखिए इस तरह पढ़ने से, क्वेश्चन करने से केस बेस कंसेप्ट क्लियर होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक परिवार के आहार का मूल्यांकन कर रही है। ध्यान से पढ़ेंगे। एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो एक परिवार के आहार का मूल्यांकन कर रही है। वह माँ से पूछती है उसके, कल सुबह से आज सुबह तक आपके बच्चे ने क्या क्या खाया? ये कौन सी विधि है? कल सुबह से आज सुबह तक तो 24 आवर हो गया, तो कौन सी विधि हो जाएगा? तो 24 आवर डाइटरी रिकॉल। ठीक है। 36 देखेंगे। एक साल के बच्चे का ग्रोथ चार्ट देखने पर पता चलता है कि उसकी विकास रेखा पिछले 3 महीनों से बिल्कुल सीधी फ्लैट है। इसका क्या अर्थ है? जो उसका लाइन है विकास का कर्व लाइन, वो 3 महीनों से बिल्कुल फ्लैट सीधा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है, उसका अर्थ क्या है? यानी फ्लैट है तो बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा है। याद रखेंगे, बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है 37। एक व्यक्ति को रात में गाड़ी चलाने में परेशानी होती है। क्लिनिकली जांच में उसकी कंजुगेटिव सूखी और मैटमेली दिखती है। यह पोषण मूल्यांकन के किस चरण का हिस्सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए तो ये क्या होता है, इसमें ना डाइटरी होगा ना बायोकेमिकल, उसमें क्या होगा, क्लिनिकल, क्योंकि उसे जांच करानी है क्लिनिकल। अगला प्रश्न देखेंगे 38 नंबर है। एक समुदाय में नमक का परीक्षण करने पर पता चला कि उसमें आयोडीन की मात्रा 15 ppm से कम है। इसके कारण बच्चों में कौन सा एंथ्रोपोमेट्रिक बदलाव देखा जा सकता है? उसमें हो जाएगा मानसिक विकास की कमी, क्योंकि आयोडीन की कमी से क्या होता है, मेंटल डिसेबिलिटी होती है, यानी मानसिक विकास की कमी और कम ऊंचाई। और आज का 39 नंबर प्रश्न है। एक 5 साल का बच्चा बहुत सुस्त रहता है। उसके रक्त परीक्षण में हीमोग्लोबिन का स्तर 8 ग्राम पर डेसीलीटर पाया गया। देखिए बहुत कम है,
हीमोग्लोबिन क्या है 8 ग्राम पर डेसीलीटर पाया गया। वह किस श्रेणी में आता है? तो आपको यहाँ दिखाई दिया कि हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन कम है तो किस स्थिति में आएगा? तो आएगा एनीमिया के ग्रुप में। तो कौन सा एनीमिया? तो हो जाएगा मॉडरेट एनीमिया, मध्य एनीमिया हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न देखेंगे, 40 नंबर है। एक कुपोषित बच्चे के शरीर पर फ्लैंकी पेंट डर्मोटेसिस त्वचा पर पपड़ी बनकर उतरना देखा गया, या किस विटामिन की दैनिक संकेत है, यानी क्लिनिकल साइन है? पपड़ी बनता है, किसकी साइन है? तो ये होता है कावासिकोर, पढ़े होंगे। कावासिकोर में प्रोटीन की कमी से होती है कावासिकोर। उम्मीद करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप 40 में कितना आंसर सही किए। धन्यवाद।